नमस्कार, स्वागत है आपका FTV हिंदी पर। मैं रजनीश भारद्वाज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और यहाँ पर हम लोग गहन एक चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही गंभीर विषय में, जिसे उभर कर बाहर लेकर आए हैं गौतम अग्रवाल जी। ये विषय है एनिमी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ। एनिमी प्रॉपर्टी 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, उस वक्त जो पाकिस्तानी यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, वो प्रॉपर्टी हमारी भारतीय सरकार के अंडर आती है और अब उस प्रॉपर्टी के पेपरों को, कागजों को हेर फेर करके बेचा जा रहा है। उसी का पर्दाफाश करने के लिए गौतम अग्रवाल जी सामने आए हैं। स्वागत है आपका सर। नमस्कार, मेरा नाम गौतम अग्रवाल है। मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ शत्रु प्रॉपर्टी की तरफ, जिसे एनिमी प्रॉपर्टी भी कहते हैं। 1968 में भारत सरकार ने एक राजपत्र निकाला था, जिसके द्वारा ये घोषित किया गया था कि जो भी चाइनीज़ या पाकिस्तानी नेशनल्स की प्रॉपर्टी हमारे हिंदुस्तान में है, उसे शत्रु प्रॉपर्टी कहा जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार का लेन देन, डेवलपमेंट या किसी भी प्रकार का विकास काम नहीं किया जा सकता है। आपने जो क्या कहते हैं इस कंक्लूजन पर आए कि ये एनिमी प्रॉपर्टी इस तरह से बेची जा रही है, धांधलेबाजी हो रही है, ये आपके संज्ञान में कैसे आया? सर, इसमें मैं थोड़ा सा और आपको क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा कि 2016 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनके जो इंडियन वारसदार हैं या इंडियन हेयर्स हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। बट ये बात भी भारत सरकार को मान्य नहीं थी, ये बात माननीय नरेंद्र मोदी जी को मान्य नहीं थी। तो उन्होंने 2017 में वापस से इसमें अमेंडमेंट किया और 2017 में वापस से शत्रु प्रॉपर्टी पे एक बिल पास किया गया और राजपत्र निकाला गया, जिसमें ये कहा गया कि 1968 से लेके और आने वाले समय में भी शत्रु प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई लेन देन, कोई मॉर्गेज या किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमुख उदाहरण है मुंबई का जिन्ना हाउस। मीरा भाईंदर के एरिया से ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो रही है और ये आपका ये भी मानना है इसमें कि ये जो पैसा इन्वॉल्व है इतना ज्यादा इसमें, वो कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में भी संलिप्त है? जी, मेरी प्रमुख मांग यही है देश के माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से कि मेरे पास कुछ पुख्ता सबूत हैं जो मैं एजेंसीज के सामने रखूंगा। और मैंने एजेंसीज में कुछ मेरी मीटिंग्स हुई हैं, ईडी में और CBI में, वहाँ पे मैंने इनको रखा भी है और NIA में भी रखा है कि ये पैसा जो शत्रु प्रॉपर्टी बेच के जमा किया जा रहा है, इसका देश विद्रोही एक्टिविटीज में यूज हो रहा है और आतंकवाद को फंड करने में इस पैसे का यूज हो रहा है। सिर्फ आप ही क्यों इस चीज को सामने लेके आए? मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। जब 6 फरवरी 2022 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था शत्रु प्रॉपर्टी के बारे में, तब मैंने जिस डेवलपर के अगेंस्ट में हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, उस डेवलपर को मैं जानता था, उस प्रॉपर्टी को के बारे में भी मैं जानता था। और जब मैंने उसकी संगीन जांच की और जब मैंने उसके पेपर्स निकालने शुरू किए RTI के द्वारा, तो मुझे पता चला कि ये मामला सिर्फ मीरा भाईंदर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे देश में फैला हुआ है। और मैं आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहता हूँ कि पिछले संसदीय सत्र में माननीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा जी ने भी यह मुद्दा उठाया था, जिस पर अमित शाह जी ने तुरंत CBI कार्रवाई के आदेश दिए थे। आप प्लीज हमारे दर्शकों को इसकी गंभीरता को समझाएं कि किस तरह से धांधलेबाजी चल रही है और इससे हमें क्या इफेक्ट होगा। सर, आम जनमानस की सुरक्षा इस पर निर्भर है और देश की जो संपत्ति, जो शत्रु प्रॉपर्टी भी है, वो भी देश की संपत्ति है। वो शत्रु वालों की संपत्ति नहीं है या पाकिस्तानी या चाइनीज नागरिकों की संपत्ति नहीं है, भारतीय नागरिकों की संपत्ति है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बिल पास किया है 2017 का, उसमें यही लिखा गया है कि देश पर कभी भी कोई अड़चन आने पर इस प्रॉपर्टी को बेच के उस पैसे का यूज किया जा सकता है। इसीलिए यह मामला हर जनमानस को अफेक्ट करता है और देश की सुरक्षा को इफेक्ट करता है। सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र में ही ये सीमित है या और भी हमारे किसी और राज्य में भी आपने इस तरह की कोई रिसर्च की है? मैंने जो कागजात निकाले हैं और मैंने जो कंप्लेन ED, CBI, NIA और आज सुबह ही मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी अजीत डोवाल जी और PK मिश्रा जी को कंप्लेन की है। मेरे पास जो कागजात हैं, मैंने जितनी रिसर्च की है, उसमें मेरे पास जो जानकारी है वो महाराष्ट्र की ही है। बाकी ये पूरे देश में फैला हुआ स्कैम है और ये पूरे देश में करोड़ों अरबों रुपए का स्कैम हो रहा है। सर, आपका क्या मानना है, ये सिर्फ महाराष्ट्र तक भी सीमित रहना चाहिए जिस तरह का आपने रिसर्च किया, आप आगे भी इसमें कुछ करने वाले? थोड़ा सा इसमें मेरी पर्सनल सुरक्षा का भी मामला सामने आया है। मुझे
जिन लोगों के खिलाफ मैंने कंप्लेन की है उन लोगों की तरफ से मुझे धमकियां मिल रही हैं, बट मैं एनसीसी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं देश के लिए खून दे भी सकता हूँ और ले भी सकता हूँ, मैं इन धमकियों से डरता नहीं हूँ। मुझे अगर थोड़ा मार्गदर्शन मिले गृह मंत्रालय से या प्रधानमंत्री जी की किसी भी अधिकारी की तरफ से तो मैं पूरे देश में इस तरह के जितने भी स्कैम हो रहे हैं उन सबको उजागर कर सकता हूँ। आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, आप लिखिए, क्लोज से लिखिए, आप ये डॉक्यूमेंट्स देखिए। सर अभी जो मैंने स्कैम उजागर किया है उसमें मैंने 55 डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसको ये कहते हैं कि ये स्कैम हुआ है। ये उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो 1989 से चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है। ये 1989 में हुआ फेरफार है जिसको आप यहाँ पे म्यूटेशन एंट्री कहते हैं, जो पाकिस्तानी नेशनल्स ने आके 1989 में मीरा भाईंदर ने किया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है। अगर 1989 में अगर वो पाकिस्तानी नागरिक था तो हिंदुस्तान में आके म्यूटेशन एंट्री कैसे कर सकता है। मैं आपको राजपत्र दिखाना चाहता हूँ जो 1968 और 2017 में भारत सरकार ने निकाला, जिसमें एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में सारी बातें क्लियर कट लिखी गई हैं। ये मेरा 2012 का वीजा है, जब मैं जिन अभियुक्तों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनके साथ दुबई घूमने गया था पारिवारिक ट्रिप पे। मेरे सामने ये डील हुई थी, इसमें मैं विटनेस हूँ, इसीलिए मुझे धमकी वाले फोन आ रहे हैं और इसमें पाकिस्तानी लोग इन्वॉल्व हैं, इसीलिए मुझे धमकियां दी जा रही हैं। ये अभियुक्तों के ऊपर जो इनकम टैक्स की रेड हुई थी उसके पेपर्स हैं। ये अभियुक्तों ने जो यूएलसी स्कैम किया था उसका पेपर है। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये लोग हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये 2007 की रिलीज डेट है जिसपे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये देखिए सर, पाकिस्तानी स्टैम्प पेपर पे इंडिया में रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये कैसे और किन अधिकारियों की संलिप्तता से संभव हुआ है मैं नहीं जान सकता, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियां करें, क्योंकि लोकल प्रशासन इसमें संलिप्त है। ये विदाउट एनी डॉक्यूमेंट हुआ है जैसा कि आप बता रहे थे, विदाउट एनी वीजा एंड कोई सपोर्ट। मैं वही बताना चाहूँ सर, 2007 में जब ये रिलीज डेट हुई थी, जो अभियुक्त है जॉर्डन स्टीफन परेरा, जो मेन अभियुक्त है इस पूरे कांड में, ये उस 2007 की रिलीज डेट में विटनेस थे और 2022 में इन्होंने हाईकोर्ट में कहा है और 2013 के इनके डॉक्यूमेंट में भी कहा है कि मुझे पता नहीं था कि ये पाकिस्तानी प्रॉपर्टी है, जबकि 2007 में रिलीज डेट में ये विटनेस है, इनकी सिग्नेचर है, इनका पैन कार्ड लगा हुआ है। ये उस अभियुक्त की फोटो है जो उन्होंने ब्लर करके जानबूझ के लगाई थी उस डॉक्यूमेंट में, लेकिन उनका पैन कार्ड और उनका सिग्नेचर इसमें क्लियर दिख रहा है। ये सारी कंप्लेंट्स है जो मैंने की हैं ईडी में, सीबीआई में और एनआईए में, जिसमें ईडी और सीबीआई ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। बट मेरी प्रमुख मांग है कि एनआईए इसकी इंक्वायरी करे, क्योंकि ये टेरर फंडिंग से जुड़ा मामला है। सर, महाराष्ट्र से आपने शुरुआत की थी इसकी कंप्लेंट करने की, आप सीधा अमित शाह जी को या मोदी जी को? मैंने 25 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र में इसकी कंप्लेंट की थी एनआईए और ईडी में, और एक साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मुझे दिल्ली आकर इसका फॉलोअप और करना पड़ा और फिर से कंप्लेंट करनी पड़ी, तब जाकर दिल्ली से इसकी कार्रवाई शुरू हुई है। ये अपने आप में दर्शाता है कि वहाँ का लोकल प्रशासन इसमें संलिप्त है और जो अभियुक्त हैं उनकी लोकल प्रशासन पर अच्छी पकड़ है। सर, अभी आपने एक बात का जिक्र किया था कि आपने अपना दुबई का वीजा दिखाया था, वो डील क्या था और किस तरह से वो हुआ था, प्लीज उसके बारे में। मैं जिस पर्टिकुलर डील की बात कर रहा हूँ उसमें उस वक्त मैं उन लोगों को जानता था, उनसे मेरे पारिवारिक संबंध थे। हम लोग घूमने के लिए 2012 में दुबई गए थे, तब मेरे सामने उन्होंने किसी पाकिस्तानी नेशनल से डील की थी और मुझसे बात छुपाई थी कि ये पाकिस्तानी नेशनल है। जो ये बात मुझे 2022 में जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया तब मुझे पता चली। जी, तो आप देख सकते हैं ये मामला कितना गंभीर होता जा रहा है। अगर इस तरह की चीजें सिर्फ महाराष्ट्र में, कितना प्रॉपर्टी कितना है ये सर? ये प्रॉपर्टी कम से कम 300 करोड़ रुपए से ऊपर की है। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ एक केस में? तो एक सेकंड में इसमें आपको बोलना चाहूंगा, मैं 300 करोड़ रुपए जो बोल रहा हूँ सिर्फ जमीन की वैल्यू बोल रहा हूँ। अगर इस पे काफी कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, कुछ कंस्ट्रक्शन पे स्टे भी आया है, वैसे अगर देखने जाए तो ये 2000 करोड़ रुपए का स्कैम है। 2000 करोड़ का स्कैम सिर्फ एक सिटी में, एक स्टेट के एक सिटी में, पर्टिकुलर सिटी में। तो पूरे देश में कितना गंभीर मामला है। इस बात को हम भी चाहेंगे, आप भी चाहेंगे कि बड़े अधिकारियों तक जाए और इस पर कुछ कार्रवाई हो। सर, आप और कुछ कहना चाहेंगे या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को, हमारी जनता को? या मैं माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि वो
भारत देश की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करते हैं और मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और इसमें इस चीज को जल्द से जल्द संज्ञान में लें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ गौतम भागरवाल जी।